बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे थे और वाटर तक हम उसमें स्टडी कर चुके थे, सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और वाटर, और अब उसमें जो हमारी एक चीज रह गई है डिस्कस होने वाली, वो है न्यूक्लिक एसिड्स। जिस तरह से हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में से कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनमें पॉलीसेक्राइड वो बनते हैं मोनोमर्स के कंबाइन करने से। मोनोमर्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स, सिंपल यूनिट्स, सिंगल यूनिट्स, उनके कंबाइन करने से लार्ज मॉलिक्यूल बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड जो है ये भी पॉलीमर्स है, लार्ज मॉलिक्यूल है। ये भी बनते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से, डिफरेंट मोनोमर्स के कंबाइन करने से। न्यूक्लिक एसिड जो है उनकी हम टाइप्स देखेंगे कौन कौन सी हैं। उन न्यूक्लिक एसिड दोनों में ही हम न्यूक्लिक एसिड्स कह रहे हैं, लेकिन उनमें फिर डिफरेंस क्या है, तो उसकी वजह दो टाइप्स हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है। अच्छा, यहाँ आप देखिए कि जो जिस तरह मैंने आपको बहुत दफा एग्जांपल दी है कि अगर एक स्ट्रिंग में आपने बीड्स उसमें है, स्ट्रिंग के अंदर बीड्स हैं, स्ट्रिंग में बीड्स हैं, तो वो पूरा एक पॉलीमर है। या अगर एक दीवार है तो वो ईंटों से बनी हुई है। अब जो पूरी दीवार है वो एक पॉलीमर होगा और जो उसके अंदर ईंटें हैं वो मोनोमर्स होंगे, उसके सब यूनिट्स होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पॉलीमर्स का जिक्र किया था, ग्लाइकोजन का, कि वो ग्लूकोज मोनोमर्स के कंबाइन करने से बनते हैं। जब आप न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे तो इसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे वो होंगे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है ये बड़े मॉलिक्यूल बनाएंगे, लार्ज पॉलीमर्स बनाएंगे, जिनको हम कहेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। अगर आप फिर न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन देखें कि जो रेजिड्यूज पॉलीमर्स बना रहे हैं वो रेजिड्यूज खुद किस चीज से बने हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स के तीन सब यूनिट्स होते हैं। वो तीन सब यूनिट्स हैं फास्फोरिक एसिड और एक मोनोसेक्राइड शुगर और ऑर्गेनिक बेस, नाइट्रोजनस बेस या ऑर्गेनिक बेस, और राइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। ये तीन जो है ये बनाते हैं एक न्यूक्लियोटाइड को। और न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो बनाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लियोटाइड्स फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस और राइबोज या डी ऑक्सी राइबोज शुगर के मिलने से बनते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ईंटों से दीवार बनी हुई है, ईंटें जो है ये मोनोमर्स हैं, दीवार जो है वो एक पॉलीमर है। या स्ट्रिंग में बीड्स हैं तो बीड्स मोनोमर हैं। ठीक है, पूरी स्ट्रिंग जिसमें वो मोती एक प्रोए हुए हैं वो पॉलीमर है। तो अगर आप फिर कंपोजिशन आगे इनकी देखें कि ये खुद किससे बने हैं, कि ईंट किससे बनी है, मट्टी से, रेत से, इस तरह। तो अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स देखें कि ये किससे बने, तो फिर न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में आपको तीन कंपोनेंट्स नजर आएंगे, नाइट्रोजनस बेस, फास्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर। ठीक है, तो ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ये आपस में जुड़ते हैं और न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। यहाँ आप देखिए कि ये एक राइबोज शुगर है, सॉरी डीऑक्सीराइबोज शुगर है। जो शुगर है वो या डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकती है या राइबोज शुगर हो सकती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का मतलब ये होगा कि यहाँ कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन रिमूव होगी। अगर यहाँ पे कार्बन नंबर 2, यहाँ से हम काउंट करना शुरू करते हैं ना, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो कार्बन नंबर 1 के बाद कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे सिर्फ आपको हाइड्रोजन नजर आ रही है। अगर हाइड्रोजन के साथ आपको ऑक्सीजन भी नजर आए इसका मतलब होगा ये राइबोज शुगर। और अगर यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव्ड है, विदाउट ऑक्सीजन है, तो डी डी ऑक्सी मीन ऑक्सीजन रिमूव, राइबोज शुगर विद रिमूव ऑक्सीजन, डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये जो शुगर आपको चारों यहाँ पे चार न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे शो किए हुए हैं, चारों न्यूक्लियोटाइड में आपको डी ऑक्सी राइबोज शुगर नजर आ रही है। ठीक है, और उस शुगर के साथ क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है और दूसरी साइड पे नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस को अगर आप देखें तो उसकी
4 टाइप्स हो सकती हैं, या वो थायमीन हो सकती है, या गुआनिन हो सकती है, या साइटोसिन हो सकती है, या एडेनिन। ये जो ब्लू रिंग स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस है। रिंग स्ट्रक्चर या सिंगल रिंग पे कंसिस्ट कर सकता है या डबल रिंग पे। अगर सिंगल रिंग पे मुश्तमिल बेसिस होंगी तो उनको हम कहेंगे ये पायरिमिडीन्स है। पायरिमिडीन कौन कौन सी है? साइटोसिन और थायमीन। जबकि अगर दो रिंग्स पे कंसिस्ट करती है नाइट्रोजनस बेस तो उसको हम कहते हैं ये प्यूरिन। प्यूरिन या कौन सी होगी? गुआनिन होगी या फिर एडिनिन होगी। ठीक है, अब आप ये देखें कि कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट अटैच है और कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन अटैच है। नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन और ये जो एक बॉन्ड बन रहा है ये क्या किसको अटैच कर रहा है? नाइट्रोजनस बेस को। कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे फॉस्फेट बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप अपना बॉन्ड बना रहे हैं। अब जो आपने देखना है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये वाला, ये ठीक है, और ये तीसरा ब्लॉक। ये ब्लू जो है ये नाइट्रोजनस बेस, ये वाला जो रिंग स्ट्रक्चर है ये शुगर हो गई, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, और ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीजें मिलके बना रही हैं एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब कंबाइन कर रहे हैं तो ये इन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाना है। अब आप देखें कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में, हमने ये तो देख लिया कि तीनों आप ये जो कंपोनेंट्स हैं ये कैसे कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 के साथ बॉन्ड बना रही है नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फोरिक एसिड बॉन्ड बना रहा है। ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे कंबाइन करते हैं? न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे कंबाइन करते हैं? कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 5 पे क्या अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ बॉन्ड बनाता है। फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का होगा और वो बॉन्ड बनाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन करेंगे, कार्बन नंबर 3 और फॉस्फेट। तो ये आप देखें, अब हम वन बाय वन हर न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट को देख लेते हैं। जो फास्फोरिक एसिड है वो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जब पीएच लो होती है, एसिडिक पीएच होती है, तो फास्फेट ग्रुप जो है वो फास्फोरिक एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी फास्फेट के साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहे होंगे और एक ऑक्सीजन। अगर पीएच जो है वो न्यूट्रल होती है, फिजियोलॉजिकल पीएच होती है, यानी ना वो एसिडिक होती है ना वो बेसिक होती है, तो यानी कि एसिडिक पीएच से ज्यादा और बेसिक पीएच से कम। ठीक है, जब आप उस पे देखते हैं फास्फोरिक एसिड किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो डाई हाइड्रोजन फास्फेट आयन की सूरत में एग्जिस्ट करता है या हाइड्रोजन फास्फेट आयन की सूरत में। यानी यहाँ से आप देखिए एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया है और यहाँ पे आप देखिए 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए हैं। और अगर पीएच हाई हो जाती है, बेसिक पीएच हो जाती है, तो वहाँ पे तीनों हाइड्रोजन, तीनों प्रोटॉन्स रिलीज हो जाते हैं और फास्फोरिक एसिड जो है वो फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा जो कंसर्न है वो इससे इस वजह से है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका बेसिक कंपोनेंट है ये फॉस्फेट आयन। तो फास्फोरिक एसिड जो है ये अटैच होता है राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ और उनके साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन में ये अपना रोल प्ले करता है। जो दूसरा कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का वो थी मोनोसेक्राइड यानी शुगर। अब शुगर रिंग स्ट्रक्चर में है। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के साथ ऑक्सीजन अटैच नजर आ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव्ड है, तो इस वजह से इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर कहेंगे और इसको राइबोज शुगर कहेंगे। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो ये
आपको याद होगा जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे मोनोसेक्राइड्स में हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो ग्लूकोज है ये है सॉरी ग्लूकोज नहीं, ये है फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन पे कंसिस्ट करता है और फ्रुक्टोज किसका आइसोमर है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज भी 6 कार्बन पे कंसिस्ट करता है और फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन पे। लेकिन जब ये फ्रुक्टोज वाटर में डिसॉल्व होता है या ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व होता है तो ये बनाता है रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर में फिर हम इसको फ्रुक्टोज नहीं कहते बल्कि हम इसको कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। ठीक है, तो राइबोफ्यूरानोज जो है ये फ्रुक्टोज ही है लेकिन ये उसकी डिसॉल्व फॉर्म है। तो राइबोफ्यूरानोज के अगर कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन यहाँ से आप रिमूव कर देते हैं तो ये डीऑक्सी राइबोफ्यूरानोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। और अगर राइबोफ्यूरानोज में कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन मौजूद है तो इसको हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। ठीक है, तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो राइबोज शुगर है वो या डीऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है या फिर राइबोज शुगर हो सकती है। अच्छा, ऑर्गेनिक बेसिस कौन सी हो सकती है? ये जो ब्लू आपको नजर आ रही हैं, ये थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन या एडेनिन हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो रिंग स्ट्रक्चर डबल रिंग पे कंसिस्ट करते हैं उनको हम कहते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स कौन सी हो सकती है? एडेनिन या गुआनिन। आप देखें 2 रिंग्स पे कंसिस्ट कर रही हैं दोनों, एडेनिन भी और गुआनिन भी। जबकि पायरिमिडीन जो है ये सिंगल रिंग पे कंसिस्ट करती है, या ये साइटोसिन हो सकती है या ये थायमीन या यूरासिल। यूरासिल और थायमीन को अगर आप देखें ना ये बिल्कुल सेम है। यूरासिल की मिथाइलेशन से थायमीन बनती है। मिथाइलेशन का मतलब ये है कि यहाँ एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है। यूरासिल में जब आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं ये थायमीन में कन्वर्ट हो गई है। जहां पे भी डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी वहां पे हमेशा थायमीन होगी। डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ आपको हमेशा थायमीन नजर आएगी जबकि राइबोज शुगर के साथ आपको यूरासिल नजर आएगी। ठीक है, यहाँ आप देखिए ये सारी डीऑक्सी राइबोज शुगर है, यहाँ पे आपको थायमीन तो नजर आ रही है लेकिन यूरासिल नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये आप देखिए। अगर हम देखें कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। जब फास्फेट ग्रुप अटैच ना हो और सिर्फ राइबोज शुगर हो और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस हो तो उसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बल्कि न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, हाँ जी। तो न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब हुआ? जिसमें फास्फेट ग्रुप नहीं होगा, सिर्फ राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर और साथ नाइट्रोजनस बेस होगी। नाइट्रोजनस बेस कौन सी हो सकती है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, यूरासिल। ठीक है, कोई भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखिए ये सारे जो है ये राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर नहीं है बल्कि ऑक्सीजन इनके साथ अटैच है। तो जब ऑक्सीजन अटैच है ये राइबोज शुगर है। अगर यस मैम। जो है वो अटैच नहीं होता तो इसको हम कहते हैं ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोटाइड तब होगा जब तीनों कंपोनेंट होंगे इसके अंदर, फास्फेट ग्रुप भी हो, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज शुगर भी हो, साथ नाइट्रोजनस बेस भी अटैच हो, तो तब तो ये न्यूक्लियोटाइड होगा। लेकिन अगर नाइट्रोजनस बेस है और साथ शुगर है तो इसको हम कहेंगे ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर इस शुगर के साथ ये राइबोज शुगर है और इसके साथ नाइट्रोजनस बेस एडेनिन अटैच है तो इसको हम कहते हैं एडिनोसिन। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा एडिनोसिन। और अगर इस राइबोज शुगर के साथ गुआनिन अटैच है तो इस न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा गुआनोसिन। अगर यूरासिल अटैच होती है और तो इसको हम कहते हैं यूरिडीन। और अगर साइटोसिन अटैच होती है तो इस न्यूक्लियोसाइड को हम साइटिडीन कहते हैं। ठीक हो गया? यहाँ तक अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आई तो बताइए।
हाँ जी, यहाँ तक न्यूक्लियोसाइड तक आपको क्लियर हो गया। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स कौन से हैं, और जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक क्लियर हो गया? मैम न्यूक्लियोटाइड वाली एक बार स्लाइड तो दिखा दें। जी, ये देखिए आप, ये न्यूक्लियोटाइड है पूरा, ये फास्फेट ग्रुप, ये नाइट्रोजनस बेस और ये राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये न्यूक्लियोटाइड है। अब हम वन बाय वन न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन की जब हमने बात किया तो उसमें हमने कहा ये नाइट्रोजनस बेस और ये राइबोज शुगर, जब सिर्फ दो अटैच हो तो इनको न्यूक्लियोसाइड कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड नहीं कहेंगे। ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड जो है अगर इनके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर है तो उसको फिर हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम इनको राइबोन्यूक्लियोसाइड कह रहे थे ना, और अगर इनकी बेस ये नाइट्रोजनस बेस है इसकी वजह से हम इसको एक नाम देते हैं, हम कहते हैं एडिनोसिन है, या इसको हम राइबोन्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन इनको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड, जिनमें ऑक्सीजन रिमूव होती है कार्बन नंबर 2 से। यहाँ आप चारों में देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आपको कार्बन नंबर 2 पे नजर आएगी, और यहाँ इनके साथ नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है, तो इनको हम कहते हैं डी यस मैम। ऑक्सीएडिनोसिन, डीऑक्सीग्वानोसिन, डीऑक्सीथाइमिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन। इस वजह से डीऑक्सीसाइटिडीन कह रहे हैं साइटोसिन अटैच है, यहाँ पे थाइमिन अटैच है तो इसको थाइमिडीन, डीऑक्सीथाइमिडीन कह रहे हैं। यहाँ पे ग्वानिन अटैच है तो इसको कह रहे हैं डीऑक्सीग्वानोसिन, और यहाँ पे एडेनिन अटैच है तो इसको कहते हैं डीऑक्सीएडिनोसिन। और ये बात आपने याद रखनी है कि डबल रिंग वाले जो है उनको हम प्यूरिन्स कहेंगे, और वो एडेनिन और ग्वानिन है, जबकि जो सिंगल रिंग पे कंसिस्ट करते हैं उन्हें हम पायरिमिडीन कहते हैं। और पायरिमिडीन जो है वो या थाइमिन हो सकती है या फिर साइटोसिन हो सकती है, और उसके अलावा यूरासिल भी हो सकती है। यूरासिल की मिथाइलेशन से थाइमिन बनती है। ठीक है। यहाँ आप देखिए, जो अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन अगर रिमूव्ड है तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और अगर ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है तो ये राइबोज शुगर है। ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन दिखाई गई है कि यहाँ पे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से इसके साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ, और जो फास्फेट ग्रुप है वो फास्फोएस्टर बॉन्ड के साथ अटैच होता है, फास्फोएस्टर बॉन्ड के साथ। अब यहाँ पे ऊपर भी यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है, और कार्बन नंबर 3 के साथ भी फास्फेट ग्रुप अटैच होता है। कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है तो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होकर फिर ये एक पूरा पॉलीमर बनाते हैं। एक का फास्फेट दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाता है, फिर इसी तरह सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते जाते हैं, और एक हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड्स बनते हैं। ठीक है। ये देखिए, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये वाला जो है ये फास्फोएस्टर बॉन्ड है। ठीक है। तो जो चेन ग्रो करती है न्यूक्लिक एसिड्स की वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जाती है, यानी 5 प्राइम ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 3, तो 5 से 3 अब अगला जो अटैच होना है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड के साथ, वो यहाँ पे उसका जो कार्बन नंबर 5 होगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट अटैच है। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये वाला, इसमें राइबोस शुगर और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर और ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। ठीक हो गया यहाँ तक। ये आप देखिए ये चेन ग्रो कैसे करती है, यहाँ पे देखिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, चेन ग्रो करेगी, ये देखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन नीचे की तरफ बढ़ रही है। ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन नंबर 5 के साथ, ये कार्बन नंबर 5 और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप, इसका ये कार्बन नंबर 5 और इसका जो फास्फेट ग्रुप है वो यहाँ अटैच है। ठीक है। तो इस तरह करके इस अगला अगला आता जाता है और अटैच होता है। ये पूरा एक जो है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। और ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है जिसके कि मैं सर्कल लगा रही हूँ। इसी तरह एक ये वाला एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला एक न्यूक्लियोटाइड है, 3 कंपोनेंट के कंसिस्ट करती है। ये सारे आपस में अटैच हो रहे हैं। कैसे अटैच हो रहे हैं?
कि यहाँ पे जो फास्फेट ग्रुप है वो यहाँ पे अटैच हो रहा है, ठीक है, एस्टर बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ऊपर भी एस्टर बॉन्ड बन रहा है। तो इस वजह से हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से न्यूक्लिक एसिड्स आपस में अटैच होते हैं। जब एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन रहा है वहां पे तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बन रहा है, वहां पे एस्टर बॉन्ड भी बन रहा है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड जब आपस में अटैच होने हैं एक पॉलीमर बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, तो वो फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लिक एसिड्स है फिर उनकी 2 टाइप्स होती हैं, या वो राइबोन्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की एब्रिविएशन डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड की एब्रिविएशन आरएनए। आरएनए में हमेशा राइबोस शुगर होगी, डीएनए में हमेशा डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, आरएनए जो है वो प्रोटीन्स के लिए इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनती हैं, एंजाइम्स बनते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स बन रहे होते हैं, वो किससे बनते हैं? आरएनए की ट्रांसलेशन से। आरएनए मैसेज कैरी करता है प्रोटीन के लिए और बॉडी फिर सिंथेसाइज कर लेती है प्रोटीन उस आरएनए से, जबकि डीएनए जो है वो उसके ऊपर जीन्स होती हैं, 25,000 जीन्स, 25,000 जीन्स होती हैं हमारे डीएनए में, और डीएनए में जो है 3 मिलियंस तक ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। 3 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं और एक बड़ा पॉलीमर बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ये न्यूक्लिक एसिड है, और उस बड़े पॉलीमर को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का नाम देते हैं। जो आरएनए है वो इतने बड़े बड़े नहीं होते, वो शॉर्ट होते हैं। और दूसरा ये कि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, जबकि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करते हैं, और डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। आरएनए जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, उनके मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, और वो शॉर्टर लेंथ के होते हैं, शॉर्ट चेन्स पे कंसिस्ट करते हैं। और जो तीसरा डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में वो ये है कि डीएनए के अंदर हमेशा थायमीन होगी, यानी गुआनिन, साइटोसिन और एडेनिन तो डीएनए में भी है और आरएनए में भी है। डिफरेंस किस बेस का आ रहा है? थायमीन का। थायमीन हमेशा डीएनए में होती है, जबकि आरएनए के अंदर हमेशा थायमीन की जगह पे यूरासिल होगी, यूरिडीन बेस होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई पॉइंट आपको ना क्लियर हुआ? न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स आपस में कैसे अटैच हो रहे मैम हैं, ये इधर से थोड़ा नहीं न्यूक्लियोटाइड्स समझ आपस आया। में अटैच होके न्यूक्लिक एसिड्स क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन से हैं डीएनए और आरएनए, और फिर उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, ये सारा आज हमने डिस्कस किया। यहाँ तक कोई पॉइंट आपको ना क्लियर हुआ तो बताइए। हाँ जी, क्या क्वेश्चन किया आपने? जी पूछिए। आप नहीं पूछ रहे फिर मैं पूछ लूं? मैम ये डिफरेंस क्लियर कर दें जरा, इन किस चीज में? डिफरेंस मैम एक दफा रिपीट कर दीजिएगा जो इनमें है, डीएनए और आरएनए में। अच्छा, यस मैम। डीएनए और आरएनए में 3 बेसिक डिफरेंसेस हैं कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करता है, यानी अगर एक रस्सी है ना तो 2 धागों को आपस में कॉइल किया हुआ है, ठीक है, तो वो है डीएनए। लेकिन अगर आप एक सिंगल थ्रेड देखें तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये आरएनए है। जैसे आप सीढ़ी को अगर देखें, सीढ़ी उसके साइडों पे 2 वो उसके डंडे हैं और दरमियान में स्टेप्स हैं, तो इसी तरह वो 2 धागे हैं और जो स्टेप्स हैं वो बॉन्ड्स की सूरत में होते हैं। जो बॉन्ड्स हैं वो आप यूं समझिए जैसे सीढ़ी के स्टेप्स हैं, 2 धागे आपस में हैं जुड़े हुए, और दरमियान में इस तरह सीढ़ी में स्टेप्स आते हैं, इसी तरह वो उन 2 धागों के दरमियान में
जो स्टेप्स हैं वो बॉन्ड्स हैं, और दो धागे क्या हैं, वो दो थ्रेड्स हैं डीएनए के। जब वो दो आपस में मिल रहे हैं तो डीएनए तब बनता है, यानी डबल स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करता है डीएनए, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस ये है बेस का, कि बेस जो है वो हमेशा थायमिन की जगह यूरिडीन होगी आरएनए में, और डीएनए में हमेशा थायमिन बेस होगी। ठीक है, और जो ये, बल्कि मैं आपको ये देखिए, ये डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड। ठीक है, ये देखिए ना, ये वही बेसिस और नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप, ये आपस में न्यूक्लियोटाइड्स तो इस तरह अटैच है। ठीक है, लेकिन ये एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये न्यूक्लियोटाइड की दूसरी चेन है, ये चेन्स आपस में अटैच है, तो यूं डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बनता है, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड पे कंसिस्ट करता है। ठीक है, और तीसरा ये तीन फर्क है, डबल स्ट्रैंड पे डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड पे आरएनए कंसिस्ट करता है। आरएनए में यूरिडीन बेस होती है, डीएनए में थायमिन बेस होती है, बाकी बेसिस दोनों में होती हैं, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन दोनों में होती हैं। ठीक है, और तीसरा फर्क ये होता है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है आरएनए, डीएनए में, सॉरी, डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर, आप यूं याद रखिए ना, डीएनए डीऑक्सीराइबोस शुगर। ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर राइबोस शुगर। ये तीन मेजर डिफरेंसेस हैं। हाँ जी, यहाँ अब हो गया क्लियर आपको डिफरेंसेस? यस मैम, क्लियर हो गया। हाँ जी, आज हमने यही वाला डिस्कस करना था, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।